हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के बीच हमने आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए लॉकडाउन स्पेशल सीरीज की शुरुआत की है और आज इस शुरुआत का हमारा 5वां दिन है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी, जो हमारे क्लास 9 का है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस 5वीं क्लास को। तो आज की इस 5वीं क्लास का हमारा प्रथम टॉपिक है अदिश और सदिश राशियाँ यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए यानी कि पूरी रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे है दूरी, जिसे हमने कल पढ़ा था। दूरी क्या है? जो एक किसी भी दिशा में एक चली गई दूरी है कि एक लंबाई है, यानी किस कैसे भी चला जा रहा है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा फिर यहीं पे आ गया, ठीक। तो ये हमारा पूरी जो लंबाई कवर हुई है वो हमारी दूरी है। इसे किसी भी दिशा में चल रहे इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात अदिश राशि क्या है? जिसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, केवल और केवल उसके परिमाण यानी कि कितनी जा रही है उसके वैल्यू से मतलब होता है। जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, कार्य हो गया, ताप हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक। मतलब किसी भी दिशा में जा रही हो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बस उसका काम होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसका एक वैल्यू आना चाहिए। आयतन है, किस दिशा में आयतन है कोई मतलब नहीं है। घनत्व है, कैसा है, किस दिशा में घनत्व है कोई मतलब नहीं है। कार्य है, किस दिशा में हो रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक। केवल कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा यानी दोनों की आवश्यकता होती है, उससे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने विस्थापन को पढ़ा था कल, तो विस्थापन हमारा क्या था कि उसको जो दूरी है यानी कि जो चली गई लंबाई है उसके साथ साथ वह किस दिशा में जा रही है यह भी हमारे लिए जानना आवश्यक था, ठीक। तो दिशा विस्थापन जो था वह क्या था? परिमाण के साथ साथ दिशा को भी लेकर चल रहा था। अर्थात हमारा विस्थापन क्या है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा वेग यानी कि वेलोसिटी, वह भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, वह भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। बल भी हमारा सदिश राशि इत्यादि। अब नेक्स्ट आता है हमारा आगे सदिश का निरूपण हम कैसे करते हैं। तो किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए एक दिष्ट रेखाखंड यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अर्थात एक एरो से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तथा किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए उस तीर को क्या कहते हैं? सदिश या वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए है, इसके ऊपर हमने एक एरो खींच दिया है, इसे क्या बोलेंगे? सदिश ए, या इंग्लिश में बोले तो वेक्टर ए। सदिश या वेक्टर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मोतिहारी से अपने पटना ट्रेन जा रही है, वह 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसे कुल 10 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 10 घंटा लगता है, ठीक। 10 घंटा लगता है 400 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए 10 घंटा लगता है। इस प्रकार हमारा जो औसत चाल होगा क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा औसत चाल क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चाल यानी कि स्पीड। हमने औसत चाल देखा, यह हमारा केवल और केवल स्पीड यानी कि चाल है। करें कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे से छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई हवाई जहाज़ है, ठीक। हवाई जहाज़ है, वह
12 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट में। कितना देर में? 1 मिनट में। अगर हम अब 1 मिनट को हावर में कन्वर्ट करें यानी कि घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 घंटा का 1 मिनट का 60 मतलब घंटा में निरूपण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12 गुने 60 बटे 1 अर्थात 720 किलोमीटर पर हावर। क्योंकि हमारा 12 क्या था? किलोमीटर में था और हमारा 1 था या मिनट में था, जिसे हमने 60 से भागा देकर इसे घंटा में बना दिया तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया? 720 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा टॉपिक है एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या है? देखिए डिफिनीशन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी करे, यानी कि समय जितना जा रहा है दूरी भी उसी के हिसाब से जा रहा है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह वस्तु एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रही है। अब जब हम चाल का मात्रक देखते हैं तो हमने पढ़ा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या है? हमारा लंबाई है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक, इस प्रकार हमारा चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह तो छोटे छोटे चाल के लिए है। अगर चाल कुछ ज़्यादा हो, कुछ बड़ा हो, तब क्या करेंगे? तो मान लीजिए उस समय हम लेते हैं किलोमीटर। मान लीजिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब 1 किलोमीटर पर हावर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 1000 मीटर। और 1 हावर है, 1 हावर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमको इसमें 60 से गुना करना होगा। ठीक, तो 1000 बट्टा 60 गुने 60, यह हमारा क्या हो गया? सेकेंड में हो गया। अब इसे हम कटा देते हैं तो 2 जीरो है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, कट गया। ठीक, तो 10 बटा क्या हुआ? 6 गुने 6 यानी कि 36। तो कटाएंगे अगर 2 से तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 36 है यानी कि 18 हो जाएगा। हमारा कट कर क्या आ जाएगा? 5 बट्टे 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? हमारा यह क्या था? 1 किलोमीटर पर हावर बराबर क्या आया? 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या? 5 बटा 18 यानी कि हमारा 18 किलोमीटर पर हावर बराबर 18 किलोमीटर पर हावर बराबर क्या हो सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए कुछ औसत चाल हैं जो याद रखना अति आवश्यक है, जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर 1 है कछुआ, जिसका औसत चाल होता है 0.1 मीटर पर सेकेंड। पैदल चल रहा कोई मनुष्य है, उसका औसत चाल माना गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। मधुमक्खी जो है यानी कि महत्तम इसका स्पीड, महत्तम, ठीक, इसका हो जाता है 4.4 मीटर पर सेकेंड। 4.4 मीटर पर सेकेंड। यह औसत नहीं, महत्तम। महत्तम कहने का मतलब जब मैक्सिमम स्पीड से जा रही हो। ठीक, मंद समीर जो है इसकी हवा, मंद समीर हवा यानी कि जब हवा जो है स्लो मोशन में धीरे धीरे बह रही है उस समय इसका औसत चाल क्या होता है? 8.9 मीटर पर सेकेंड। चीता जो है इसका हमारा महत्तम स्पीड 26.7 मीटर पर सेकेंड। बाज जो है इसका महत्तम स्पीड यानी महत्तम चाल 42.2 मीटर पर सेकेंड होता है। सुपर फास्ट ट्रेन है, इसे माना गया है 70 मीटर पर सेकेंड इसका औसत चाल, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलता रहता है। कभी मान लीजिए पुराना हमारा सबसे तेज़ चलने वाला ट्रेन कौन सा था, पता कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के समय में भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, इसका भी आंसर आप पता कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तूफान में हवा। जो हमारा हवा है वह तूफान जब रहता है बहुत तेज़ से जब चल रहा होता है तो कितना
उसका औसत चाल होता है यानी कि एवरेज स्पीड होता है तो 89 मीटर पर सेकेंड, 89 मीटर पर सेकेंड। जेट वायुयान है जिसका औसत चाल माना गया है कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा का ध्वनि में औसत चाल, अब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। अर्थात अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की औसत चाल क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल, औसत चाल, जो सूर्य है हमारा उसके चारों हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है और उस समय उसका औसत चाल क्या होता है, 3.0 गुने 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा आता है प्रकाश का औसत चाल, तो प्रकाश का औसत चाल कितना होता है, 3.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक आता है वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग क्या है, किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। अर्थात वेग को पूरी तरह दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। अतः वेग हमारा क्या हुआ, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, जिसे हम एरो से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम देखें अगर वेग क्या लिखा है, किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। यह एक तरह से चाल के ही समान है, ठीक, चाल के ही समान है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो हमारा चाल है उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वेग जो है वह दिशा के साथ होता है। ठीक, चाल को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन वेग को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अतः वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। क्योंकि हमें पता है दूरी के लिए समय की आवश्यकता, दूरी के लिए समय की आवश्यकता होती है, उसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो हमारा विस्थापन जो होता है इसको दूरी, समय और उसके साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। अतः हम वेग बराबर लिखेंगे विस्थापन बटा समय। तो हम विस्थापन को सूचित करते हैं छोटा s से और समय को सूचित करते हैं छोटा t से। इस प्रकार हमारा, और जो हमारा वेग है इसे हम सूचित करते हैं v से। इस प्रकार हमारा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय यानी कि v बराबर s बाई t। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग में अंतर तो अब तक आप समझ चुके होंगे, फिर भी हम देखते हैं चाल और वेग में अंतर। तो चाल सिर्फ हमें यह बताती है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है और इसमें दिशा का कोई ख्याल नहीं किया जाता। तो चाल में केवल परिमाण होता है। इसे क्या पता चलता है, चाल हमारा एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसके विपरीत जो वेग होता है वह बताई गई दिशा में चली गई दूरी है, यानी कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। अतः वेग को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात वेग हमारा क्या है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हमारा है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। तो हम देखेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, अर्थात त्वरण है क्या। ठीक है ना, तो सबसे पहले त्वरण देखेंगे तो त्वरण की परिभाषा को देखेंगे तो कह रहा है कि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमारा वेग क्या होता है, जिसे हम v से सूचित करते हैं, जिसे हमने अभी तुरंत पहले पढ़ा था। ठीक, तो समय के साथ कह रहा है वेग की परिवर्तन दर को। मान लीजिए हमारा वेग है v, तो हम इसे लिखेंगे वेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा v अपॉन समय। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा जो त्वरण है, ठीक है, वह समय के साथ बदल रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो कोई वस्तु, मान लीजिए कोई कार है, वह चल रही थी v स्पीड से, ठीक, और अंत में मान लीजिए 5 मिनट तक चली या 5 सेकेंड तक चली, ठीक है, 5 सेकेंड तक चली, तो अंत में उसका जो चाल था वह कितना था, वेग कितना था, u था। ठीक, और हमारा समय क्या था, t, यानी कि 5 सेकेंड में, सबसे पहली सेकेंड में हमारी गाड़ी जो चल रही थी वह v वेग से चल रही थी और 5वें सेकेंड में हमारी जो गाड़ी चल रही थी वह u वेग से चल रही थी। तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। ठीक है, अब त्वरण के बारे में एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि त्वरण हमारा धनात्मक माना जाता है।
ठीक है। यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक माना जाता है। त्वरण धनात्मक कब माना जाता है? जब वेग बढ़ रहा हो। जब वेग बढ़ रहा हो यानी कि जो स्पीड है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। और त्वरण ऋणात्मक कब माना जाता है? जब वेग घट रहा हो, यानी कि स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा हो, यानी कि जब रुकने वाली हो गाड़ी, ठीक है। तो ये जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे हम मंदन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा इक्वेशन एक बना है v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू बटा टी, इसे हम फिर से देखते हैं। v माइनस यू बटा टी, ये ना बना है, किसके बराबर है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आपको, ठीक। क्योंकि हमारा जो t है यहाँ भाग में है, तो यहाँ से जब बराबर के अगले साइड जाएगा तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसे हाँ इसे लिख सकते हैं, हमारा क्या आया था, v माइनस यू बटा टी, जो हमारा क्या था, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण था। तो हम इसे v माइनस, क्या हो जा रहा है यार, हाँ, v माइनस यू बराबर ए टी भी लिख सकते हैं, जो हमारा t है उसे गुना में उस साइड भेजकर, या हम इसे v बराबर u जो है इधर हमारा माइनस में है तो उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं u प्लस ए टी। तो यह हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसे आपको याद रखना है, जो आगे चलकर हमारे न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक होगा। तो आइए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो हमने आज पढ़ाया इसे आप याद करेंगे, ठीक है, नोट बनाएंगे और कल के क्लास में उपस्थित होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे, और जो हमने क्वेश्चन भी इसमें पूछा है उसका आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि जो पहले यानी कि आज से 4-5 साल पहले जो हमारे भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी उसकी स्पीड यानी कि गति जो है, चाल जो है, क्या थी, ठीक। और अभी वर्तमान में हमारे भारत की चलने वाली सबसे तेज ट्रेन कौन सी है और उसकी चाल कितनी है, यह आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के क्लास का हम द एंड करते हैं। थैंक यू।